आप सभी का एक बार फिर से केमिस्ट्री पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में 2024 में पूछे गए पेपर 347 जीएफ के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए पहला प्रश्न दिया है कि अल्पसंख्यक गुणधर्म क्या है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें जो सही ऑप्शन होता है वो हमारा होता है पराशर दाब। यही हमारा अल्पसंख्यक गुण है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है निम्नलिखित में से कौन से यौगिक में Mn की ऑक्सीकरण संख्या +6 है। तो इसको कैसे लगाएंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 बार है, एक ऑक्सीजन पे होता है 2 माइनस, 3 ऑक्सीजन है यानी यहाँ हो जाएगा -6। तो इसका मतलब Mn पे आएगा +6 और यहाँ 2 Mn है। अगर 2 Mn पे +6 आएगा तो 1 Mn पे जो आएगा +3 आएगा और यानी Mn की ऑक्सीकरण संख्या +3 होगी। ऐसे ही दूसरे में यहाँ देखिए, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे होता है 2 माइनस, 4 ऑक्सीजन यानी यहाँ पे -8 है। एक पोटेशियम पे 1 प्लस होता है, 2 पोटेशियम यानी 2 प्लस होगा। अब चूंकि यौगिक उदासीन है तो जितने माइनस होने चाहिए उतने ही प्लस हैं। तो देखिए अगर -8 है तो हमारे पास प्लस भी कितने होने चाहिए, हमारे पास प्लस भी होने चाहिए 8। अब ये कैसे होगा, अगर ये K2 प्लस है तो यानी Mn पे यहाँ कितना लाना होगा, +6 है, यानी यहाँ Mn की ऑक्सीकरण संख्या +6 है। अगले में अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए 4 ऑक्सीजन फिर हैं, एक ऑक्सीजन पे चूंकि 2 माइनस होता है तो 8 ऑक्सीजन यानी -8 होगा। यहाँ पे एक ही पोटेशियम है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए तो -8 है तो +8 भी होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे Mn को कितना आवेश धारण करना होगा, +7, यानी Mn की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ +7 होगी। और लास्ट वाले में एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस होता है तो 2 ऑक्सीजन पे -4 है, इसका मतलब यहाँ Mn पे आ जाएगा क्या, +4। तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा ऑप्शन सही है वो सेकंड वाला सही है। आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया निम्नलिखित में से कौन सा उभयदंती लिगैंड की भांति व्यवहार करता है। तो इन चारों में जो NO2 माइनस होता है वो हमारा उभयदंती लिगैंड होता है, क्योंकि इसमें कई बार हमारा दाता परमाणु O हो जाता है और कई बार हमारा दाता परमाणु N हो जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया हुआ है अगले प्रश्न में कि एसिड क्लोराइड के रोजनमूड अपचयन से क्या प्राप्त होता है। तो आपको बता दे रहे हैं कि जब हम कोई भी एसिड क्लोराइड लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एसिटिल क्लोराइड लिया है CH3COCl, ठीक है। अब यहाँ CH3COCl का अगर हम अपचयन करेंगे यानी H2 से रिएक्शन कराएंगे, H2 को हम अलग अलग लिख दे रहे हैं, और यह क्रिया पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में होती है, यानी पैलेडियम युक्त यहाँ पर हम बेरियम सल्फेट लेंगे। तो इस क्रिया में होता ये है कि यहाँ पर हमारा एक H एक Cl के साथ रिएक्शन करके HCl बना लेगा, और HCl के निकलने के बाद यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O, यानी इतना हिस्सा बच जाएगा। और साथ ही साथ ये जो H है आकर के यहाँ लग जाएगा तो हमको यहाँ पर CHO यानी एल्डिहाइड मिलेगा, यानी इन चारों में ये पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। दिया निम्नलिखित में से कौन सा आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है। आइसोसाइनाइड परीक्षण मतलब होता है कार्बिल एमिन क्रिया, और कार्बिल एमिन क्रिया केवल प्राथमिक एमिन देते हैं, द्वितीय के तृतीय एमिन ये क्रिया नहीं देते हैं। आते अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़े होते हैं। तो देखिए न्यूक्लियोटाइड में एक न्यूक्लियोटाइड का जो फॉस्फेट समूह होता है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के पेंटोज कार्बन से फास्फोडाइस्टर बंध से जुड़ता है, तो यानी यहाँ पर हमारा ऑप्शन सेकंड सही है। अब आते हैं, अगला दिया है कि ग्लूकोज मोलर द्रव्यमान जिसका 180 ग्राम पर मोल है, इसके 2.82 ग्राम को 30 ग्राम जल में घोलने पर मोललता ज्ञात करनी है। तो देखिए मोललता का सूत्र जो हमारे पास होता है वो ये होता है कि मोललता बराबर, ठीक है, मोललता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, यानी आपको विलेय के मोल चाहिए और विलेय के मोल को भाग करना होता है विलायक का किलोग्राम में भार। ठीक है, तो ये दो चीज़ें अगर आपको पता है तो काम बन जाएगा। विलायक का किलोग्राम में भार, तो देखिए हमारा विलेय यहाँ ग्लूकोज है, इसका भार देखिए 2.82 दिया है। तो अगर हम भार को मोलर द्रव्यमान जो 180 से भाग करेंगे तो ये हमारा विलेय का मोल निकल गया, यानी ये ऊपर वाला हिस्सा हमको पता हो गया। और यहाँ पर 30 ग्राम जल दिया है, 30 ग्राम जल मतलब जल विलायक है, ग्राम में दिया है, आप इसको किलोग्राम में बदल लीजिए 1000 से भाग करके। तो देखिए विलेय के मोल भी पता है, विलायक का भार किलोग्राम में पता है, और अब हम मोललता को ज्ञात कर सकते हैं। लिखने का तरीका क्या है आइए वो देखते हैं। तो देखिए हमारे लिखने का तरीका जो होता है वो यहाँ पर दिया है, जो मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले आपको ग्लूकोज का भार दिया है, मोलर द्रव्यमान दिया है, तो आप भार को मोलर द्रव्यमान से भाग करके इस तरीके से मोल निकाल लेंगे। फिर जो जल हमारा विलायक है इसका देखिए भार ग्राम में दिया था, इसको आपने 1000 से भाग करके किलोग्राम में बदल लिया। फिर मोललता का सूत्र निकालेंगे, विलेय जो ग्लूकोज है उसके मोलों की संख्या को विलायक का भार जो किलोग्राम में भाग कर दीजिएगा, वैल्यू रख दीजिएगा और आपका यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न।
प्रश्न पर यहाँ दिया क्रोमाइट एस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि का वर्णन करना है और साथ ही साथ डाइक्रोमेट आयन का संरचना सूत्र भी लिखना है। तो देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि जो हमारा क्रोमाइट एस्क होता है इसका फार्मूला होता है FeCr2O4। ठीक है, ये क्रोमाइट एस्क है जिसको अगर आप चाहें तो अपने समझने के लिए FeO.Cr2O3 करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो आप इससे पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की बात कर रहे हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट का फार्मूला होता है K2Cr2O7। तो एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए कि इस क्रोमाइट अयस्क से आप सीधे कभी पोटेशियम डाइक्रोमेट नहीं बनाएंगे। तो ये 3 पदों में बनता है। कैसे? सबसे पहले हम क्रोमाइट अयस्क को बदलेंगे सोडियम क्रोमेट में जिसका फार्मूला होगा Na2CrO4। जब ये बन जाएगा तो सोडियम क्रोमेट को हम बदलेंगे सोडियम डाइक्रोमेट में जिसका फार्मूला होगा Na2Cr2O7। और जब सोडियम डाइक्रोमेट मिल जाएगा तो उससे पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाएंगे। इसका मतलब ये 3 पदों में ये क्रिया होनी है, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। तो देखिए स्टेटमेंट में इस चीज़ का जिक्र भी किया जाएगा कि अगर आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्रोमाइट अयस्क से बनाना है तो आपको यहाँ पर 3 पदों का प्रयोग करना है। सबसे पहला पद क्या होता है जो मैंने बताया था, सबसे पहले क्रोमाइट अयस्क को सोडियम क्रोमेट में बदलेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्रोमाइट अयस्क को हम क्या करेंगे, जिसका फार्मूला भी आपको मैंने बताया था, उसको पीस लेंगे। उसमें सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड मिलाएंगे। कैल्शियम ऑक्साइड केवल इसलिए मिलाया जाता है ताकि ये आसानी से ऑक्सीकृत हो जाए, जल्दी रिएक्शन कर ले, इसके सिवा इसका कोई काम नहीं है। और वायु की उपस्थिति में हम परावर्तनी भट्टी में इसका भर्जन करेंगे और उसके बाद उसमें जैसे ही जल मिलाएंगे आप सोडियम क्रोमेट विलयन आपको प्राप्त होगा। अब सवाल ये उठता है कि इसका समीकरण कैसे बनेगा। तो देखिए ये जो समीकरण बना है इसको मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए जो हमारा क्रोमाइट अयस्क है यानी FeCr2O4 है, यहाँ पर देखिए हम लिख रहे हैं FeCr2O4। ठीक है, इसको सबसे पहले जो वहाँ पर वायु है उसके द्वारा ऑक्सीकृत किया जाता है। अब जब वायु द्वारा ऑक्सीकृत होगा तो मैंने अभी बताया था कि आप क्रोमाइट अयस्क को चाहें तो FeO.Cr2O3 करके भी लिख सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि आपका ये जो Cr2O3 है इस पर कोई असर नहीं पड़ता है और ये यहाँ से निकल जाता है। लेकिन जो आपका FeO यानी फेरस ऑक्साइड है ये इस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बना लेता है फेरिक ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड का सूत्र होता है Fe2O3। अब इस समीकरण को बैलेंस कैसे करेंगे, तो देखिए समीकरण को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर Fe2 है, यहाँ Fe1 है, तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इधर क्रोमियम 4 हो गया, 2 में 2 का मल्टीप्लाई 4 हो गया। यहाँ क्रोमियम 2 है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर आप इस साइड ऑक्सीजन गिने तो इस साइड देखिए कुल 9 ऑक्सीजन है। ठीक है ना, Fe2O3 में 3 ऑक्सीजन है और 2Cr2O3 में कुल 6 ऑक्सीजन है, तो 9 ऑक्सीजन है। इस साइड अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पर अभी तक 8 ऑक्सीजन है। ये देखिए 4 ऑक्सीजन और 2 का आगे मल्टीप्लाई हो गया तो 8 ऑक्सीजन है, यानी हमको 1 ऑक्सीजन इधर देना है। O2 में चूंकि 2 ऑक्सीजन है तो हम यहाँ पे हाफ लगा देते हैं। हाफ लगाने से हाफ O2 का मतलब होता है 1 ऑक्सीजन। तो देखिए दोनों तरफ ऑक्सीजन बराबर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा इक्वेशन कभी जल्दी बनता नहीं है, तो इस लास्ट में ये वाला जो 2 हमने नीचे किया है इसको हटाने के लिए हम पूरे रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये 4 हो जाएगा और यहाँ पर ये 2 से मल्टीप्लाई करते ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हमारा हो जाएगा 4। तो देखिए यही रिएक्शन जो यहाँ पर लिखा है वही रिएक्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, देख लीजिए। ठीक है, अब ये रिएक्शन जब आपको मिल गया तो दूसरा रिएक्शन कैसे बना है, दूसरे रिएक्शन में ये जो आपका 4Cr2O3 मिला है, हम इसको लिख दे रहे हैं 4Cr2O3 जो मिला है। आप देखिए उस रिएक्शन में आपने सोडियम कार्बोनेट भी लिया था, तो हम सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला लिखेंगे यानी Na2CO3 लिखेंगे और साथ ही साथ चूँकि वायु वहाँ पर उपस्थित है तो वो O2 से भी क्रिया होगा। अब इस क्रिया में बनता क्या है, इस क्रिया में सबसे पहले सोडियम क्रोमेट मिलेगा। सोडियम क्रोमेट का फार्मूला होता है Na2CrO4। ठीक है, तो जब सोडियम क्रोमेट आपको मिलेगा तो ध्यान दीजिए यहाँ पर है क्या कि यहाँ देखिए क्रोमियम 8 है ना, यहाँ पर क्रोमियम 1 है, तो इस रिएक्शन में हम आगे यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए सोडियम यहाँ पे हो जाएगा 16। इस 16 सोडियम को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब जब 8 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो देखिए मेरे पास बचा क्या, ये क्रोमियम चला गया है, ऑक्सीजन चला गया है, सोडियम चला गया है, लेकिन अभी भी ये कार्बन बचा है। तो ये कार्बन इस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वो बना लेता है CO2। अब आप देखिए यहाँ पे कार्बन कितने हैं, आगे 8 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब 8 कार्बन है, तो हमको राइट साइड में भी 8 कार्बन निकालना है। अब हमको केवल और केवल बैलेंस करना है ऑक्सीजन को। कैसे बैलेंस करेंगे, तो यहाँ देखिए मेरे पास ऑक्सीजन कुल कितने हैं, यहाँ पर 12 ऑक्सीजन हैं। यहाँ पर देख लीजिए तो यहाँ पर हमारे पास
कुल हैं 24 ऑक्सीजन और अभी मैं इस O2 को काउंट नहीं कर रहा हूँ। अब इधर देखिए अगर हमारे पास ऑक्सीजन तो यहाँ पर हमारे पास 32 ऑक्सीजन हैं और यहाँ पर देखिए तो हमारे पास 16 ऑक्सीजन है, यानी राइट साइड में कुल ऑक्सीजन 48 हैं। और यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पर कुल हमारे पास अभी तक ऑक्सीजन कितने मिले हैं, 36 मिले हैं। इसका मतलब हमको 12 ऑक्सीजन और चाहिए। तो यहाँ जो O2 है उसमें अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 12 ऑक्सीजन हो जाएगा। और देखिए हमारा जो इक्वेशन है 4Cr2O3 देखिए यहाँ लिखा हुआ है, 8Na2CO3 वो भी लिखा हुआ है, 6O2 वो भी आ गया है और यहाँ पर 8Na2CrO4 बन गया है और साथ ही साथ 8CO2 भी बन गया है। तो ये दोनों रिएक्शन हमारे हो गए। अब इन दोनों रिएक्शन को अगर आप एक फाइनल रिएक्शन में बदलेंगे तो देखिए हमारा ये जो 4Cr2O3 और 4Cr2O3 कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो हमारा 4Cr2O4 है देखिए लिख दिया गया है, 8Na2CO3 वो भी लिखा गया है और 6 ऑक्सीजन यहाँ पर, एक ऑक्सीजन यहाँ पे साथ है वो भी लिख दिया गया है। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर बना है 2Fe2O3, 8Na2CrO4 वो भी मिल गया है और 8CO2 वो भी यहाँ पर लिख दिया गया है। यानी पहले पद में हमको सोडियम क्रोमेट मिल गया है। अब जो हमको सोडियम क्रोमेट मिल गया है उस सोडियम क्रोमेट को हम बदलते हैं सोडियम डाइक्रोमेट में। कैसे बदलेंगे? इसके लिए आपको सोडियम क्रोमेट को रिएक्शन कराना था सल्फ्यूरिक अम्ल से। अब ये रिएक्शन होगा कैसे वो आपको बताते हैं। देखिए जब आप सोडियम क्रोमेट लेंगे तो सोडियम क्रोमेट का हमारा फार्मूला होता है Na2CrO4, ठीक है। इसको जब आप H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे तो आपको बनाना क्या है, सोडियम डाइक्रोमेट पहले। तो सोडियम डाइक्रोमेट के अगर आप फार्मूले को ध्यान दीजिए Na2Cr2O7, तो इसके लिए यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ पर हमको क्रोमियम कितना चाहिए, क्रोमियम 2 चाहिए। जबकि यहाँ पे 1 क्रोमियम है तो मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए हो क्या रहा है, इसको मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ। यहाँ देखिए सोडियम 4 थे, सोडियम डाइक्रोमेट बनाने के लिए हमको केवल 2 सोडियम चाहिए। इसका मतलब साफ है कि हमारे पास अभी भी 2 सोडियम बच जाएंगे, ठीक है। 2 क्रोमियम था वो दोनों क्रोमियम जा चुका है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए ऑक्सीजन 4 दूनी 8 ऑक्सीजन था, वहाँ 7 ही ऑक्सीजन गए। इसका मतलब मेरे पास यहाँ ऑक्सीजन बचा है। और H2SO4 में देखिए तो 2 हाइड्रोजन हैं और SO4 है। तो होगा क्या कि ये दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके H2O बना लेंगे। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा कि H2O भी निकलेगा और साथ ही साथ दोनों सोडियम जो बच गए हैं यहाँ पर, ये दोनों सोडियम इस SO4 से रिएक्शन करके बना लेंगे Na2SO4। यानी कुल मिला के 3 चीज़ें बनेंगी, एक सोडियम क्रोमेट बनेगा, एक सोडियम सल्फेट बनेगा और साथ ही साथ H2O भी बनेगा। तो देखिए द्वितीय पद में वही किया गया है। सोडियम क्रोमेट को जब आपने सोडियम डाइक्रोमेट में बदला है सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन करा के, तो देखिए सोडियम डाइक्रोमेट भी मिला है, सोडियम सल्फेट भी मिला है और क्या मिला है, H2O भी मिला है, ठीक है। अब इतना रिएक्शन होने के बाद हम आते तीसरे पद में। जब हमको सोडियम डाइक्रोमेट मिल गया है तो उसको पोटेशियम डाइक्रोमेट में कैसे बदलेंगे, उसके लिए आप KCl से रिएक्शन करा दीजिए। क्या होगा इसमें, ये देखिए कि आप यहाँ पर जब सोडियम डाइक्रोमेट लेंगे जिसका फार्मूला होता है Na2Cr2O7, जब आप इसको KCl से रिएक्शन कराएंगे तो ये जो दोनों सोडियम हैं वो Cl से रिएक्शन करके 2NaCl बना लेंगे। अब 2NaCl, अब यहाँ देखिए कि जब सोडियम डाइक्रोमेट में यहाँ पर 2 सोडियम जब 2 क्लोरीन से रिएक्शन करके 2NaCl बना लेगा तो यहाँ पे Cl2 चाहिए, इसीलिए Cl को 2 करने के लिए हम आगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो दोनों पोटेशियम हैं वो Cr2O7 से रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, K2Cr2O7 बना लेंगे, ठीक है। अब उस प्रश्न डाइक्रोमेट आयन की संरचना भी पूछा है। तो देखिए डाइक्रोमेट आयन की संरचना काफ़ी आसान होती है। जो ये आपका Cr2O7 है ये आपका डाइक्रोमेट आयन है। डाइक्रोमेट आयन का सूत्र होता है Cr2O7 पे डबल माइनस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर डाइक्रोमेट आयन की संरचना बनानी है तो सबसे पहले यहाँ पे 2 क्रोमियम बना लीजिएगा। एक क्रोमियम यहाँ हमने लिख दिया, एक क्रोमियम यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ 7 ऑक्सीजन का बंटवारा करना है, 7 मतलब विषम संख्या है तो पहले एक ऑक्सीजन दोनों को दे देंगे। अब बचे मेरे पास 6 ऑक्सीजन। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 माइनस है, इसका मतलब 2 ऑक्सीजन पे एक एक माइनस आएगा। तो हम एक काम करेंगे, एक ऑक्सीजन इस क्रोमियम को देंगे जिस पर माइनस होगा, एक ऑक्सीजन इस क्रोमियम को देंगे जिस पर माइनस होगा। अब बाकी जो दो ऑक्सीजन दोनों क्रोमियम के पास बच गए हैं वो डबल बॉन्ड के साथ आप लगा देंगे। ये ध्यान रखिएगा जो ऑक्सीजन माइनस चार्ज कैरी करेगा उसका 2 बॉन्ड आप नहीं बनाएंगे, बाकी सबका 2 बॉन्ड बना लेंगे। देखिए ये डाइक्रोमेट आयन की संरचना हो गई। अब अगला दिया उपसहसंयोजी यौगिकों का वर्णन सिद्धांत क्या है। तो देखिए उपसहसंयोजी यौगिकों का जो वर्णन सिद्धांत है इसके लिए आप याद रखिएगा कि इसमें साफ कहा गया है कि जो हमारा उपसहसंयोजी यौगिक होता है, मान लो यहाँ कोई मेटल है, अब मेटल के साथ
मान लेते हैं यहाँ पे कुछ लिगेंड जुड़े हुए हैं और बाहर कोई ना कोई सहायन मान लो जैसे Cl जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे वर्नर का साफ कहना है कि जो हमारा केंद्रीय धातु का परमाणु होता है यह दो प्रकार की संयोजकता दिखाता है, एक प्राथमिक संयोजकता और एक द्वितीयक संयोजकता। तो देखिए यहाँ पे पहले पॉइंट में इसी बात को कहा गया है कि संकर यौगिकों में जो हमारा केंद्रीय धातु का परमाणु या आयन होता है वह दो प्रकार की संयोजकता दिखाता है, एक प्राथमिक संयोजकता और एक क्या दिखाता है, द्वितीयक संयोजकता, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आता है कि प्राथमिक संयोजकता क्या है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ जैसे मैंने लिख दिया Cr, यहाँ पर लिख दिया NH3 का होल 6 और यहाँ लिख दिया Cl3, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए अगर आप क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालना जानते होंगे तो यहाँ क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या +3 आई है ना। यही आपका जो ऑक्सीकरण संख्या है यही कहलाती है प्राथमिक संयोजकता। और जो यहाँ पर देखिए क्रोमियम ने जो बंध बनाया है वो अमोनिया के साथ बनाया है। कितने अमोनिया? 6 हैं, यानी इसकी समन्वय संख्या 6 होगी क्रोमियम की। तो ये जो समन्वय संख्या है यही आपकी कहलाती है द्वितीयक संयोजकता। यानी प्राथमिक संयोजकता वो ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होती है और द्वितीयक संयोजकता जो होती है वो बराबर होती है किसके? समन्वय संख्या के, ठीक है। अब चूंकि प्राथमिक संयोजकता ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होगी, प्राथमिक संयोजकता हमेशा प्लस होती है, तो प्लस किससे संतुष्ट होगी? माइनस से। ये ध्यान रखिएगा कि प्राथमिक संयोजकता ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होती है, धातु की ऑक्सीकरण संख्या प्लस होती है, तो प्लस किससे संतुष्ट होगा? माइनस से संतुष्ट होगा। और इसका साफ मतलब है ये प्लस माइनस से बनेगा तो ये आयनन योग्य होगा, यानी प्लस माइनस में टूट भी सकता है। जबकि द्वितीयक संयोजकता जो होती है वो कभी भी आयनन योग्य नहीं होती है, क्योंकि द्वितीयक संयोजकता समन्वय संख्या के बराबर होती है। और आपको मालूम है समन्वय संख्या में लिगैंड धातु के साथ उपसहसंयोजी बंध बनाता है जो कि आयनन योग्य नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर दिया भी है कि प्राथमिक संयोजकता आयनन योग्य होता है और यह केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होता है। और प्राथमिक संयोजकता केवल किसके द्वारा संतुष्ट होती है? ऋणायनों के द्वारा। जबकि द्वितीयक संयोजकता यानी द्वितीयक संयोजकता का मतलब होता है कि लिगैंड जो मेटल से जुड़ने आए हैं, अब वो लिगैंड हमारे जो होते हैं न्यूट्रल भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। तो द्वितीयक संयोजकता हमेशा ऋणायनों के द्वारा भी संतुष्ट होगी, उदासीन अणुओं के द्वारा, या कभी कभी दोनों के द्वारा भी। द्वितीयक संयोजकता कभी आयनन योग्य क्यों नहीं होती है? क्योंकि द्वितीयक संयोजकता में लिगैंड मेटल के साथ जो बंध बनाता है वो उपसहसंयोजी बंध होता है, वो कभी भी आयनों में नहीं टूटती है और यह केंद्रीय धातु परमाणु की उपसहसंयोजी संख्या या समन्वय संख्या के बराबर होती है। अब लास्ट पॉइंट आता है कि द्वितीयक संयोजकताएं दैशिक होती हैं। बिल्कुल, अगर आप बात करते हैं प्राथमिक संयोजकता तो प्राथमिक संयोजकता ऑक्सीकरण संख्या के बराबर है और धनात्मक होती है। तो धनात्मक किससे संतुष्ट होगा? ऋणात्मक से। तो आप देखिए प्लस और माइनस के बीच जो आकर्षण लगता है उसमें दिशा नहीं होती है, क्योंकि प्लस माइनस को खींच सकता है और माइनस प्लस को। तो प्राथमिक संयोजकता में कोई दिशा नहीं होती है। लेकिन द्वितीयक संयोजकता बनाने में मेटल के साथ जो लिगैंड आता है वो उपसहसंयोजी बंध बनाता है और देखिए वहाँ पर तीर की एक दिशा होती है, इसीलिए आपकी द्वितीयक संयोजकता हमेशा क्या होती हैं? दैशिक होती हैं। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। वो दिया हेलोएल्केन में द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया यानी SN2 अपक्रिया का हमको वर्णन करना है। अब SN2 अपक्रिया क्या होती है? देखिए इसके लिए सबसे सिंपल सी चीज़ जानिए। SN2 अपक्रिया के लिए सबसे पहले हम कोई ना कोई एल्किल हैलाइड लेते हैं और ज़्यादातर SN2 अपक्रिया में हमारा प्राथमिक एल्किल हैलाइड होता है। तो चलिए पहले हम आपको रिएक्शन ही समझाते हैं, बाद में हम इसके स्टेटमेंट को क्लियर करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए इस रिएक्शन में हमने क्या किया लिया, ये देखो ये हमारा मेथिल हैलाइड है यानी ये एल्किल हैलाइड है। और अब हम चाह रहे हैं कि इसमें से ये हैलोजन, क्योंकि यही हमारा न्यूक्लियोफाइल है, माइनस है, तो हम चाह रहे हैं कि ये X माइनस हट जाए और इसकी जगह पर ये OH माइनस लग जाए। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो हमारा मेथिल हैलाइड है ये बड़ा अणु है, इसको हम आधार अणु कहते हैं यानी सबस्ट्रेट कहते हैं। किसी भी रिएक्शन में जो बड़ा अणु होता है वो हमारा आधार अणु यानी सबस्ट्रेट होता है। अब हम सबस्ट्रेट में से एक छोटे से नाभिक स्नेही यानी X माइनस को हटा के वहाँ पे OH लगाना चाह रहे हैं। तो देखिए जब OH लगेगा तो यहाँ पर खास ध्यान रखिएगा OH के लगने की दिशा X के विपरीत हो जाएगी। यही SN2 की खासियत है। यहाँ देखिए X दाईं ओर जुड़ा है कार्बन के, जबकि OH यहाँ पे किधर जुड़ रहा है? बाईं ओर जुड़ रहा है और आपका X माइनस निकल जाएगा। अब जब इसकी क्रियाविधि को हम समझेंगे तो हम समझ पाएंगे कि इसको SN2 क्यों बोलते हैं। तो देखिए इसकी क्रियाविधि एक ही पद में पूर्ण होती है। इस क्रियाविधि में होता क्या, जो हमारा एल्किल हैलाइड था यानी जो हमारा आधार अणु या सबस्ट्रेट था, इससे भी हैलोजन देखिए अलग भी नहीं हुआ है, तब तक OH माइनस आकर के इसने यहाँ पर आक्रमण कर दिया। अब आक्रमण कर दिया है तो इस कार्बन को भी घबराहट होती है, तो तुरंत वो हैलोजन से कहता है कि आप इस बंध को तोड़िए। तो यहाँ पर देखिए एक साथ दो घटनाएं होती हैं। एक तो OH कार्बन के साथ बंध बनाने की कोशिश कर रहा है और हैलोजन यहाँ पर बंध को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। यह क्षणिक मध्यवर्ती होता है यानी बहुत ही थोड़े समय के लिए बनता है, या यूँ कह लें सेकंड के हज़ारवें हिस्से के लिए बनता है। और ये अस्थायी क्यों है?
क्योंकि कार्बन के यहाँ बंध आप गिनेंगे तो आपको 5 बंध मिलेंगे, ठीक है। और जैसे ही यक्स अलग होगा वैसे ही OH पूरी तरीके से आके जुड़ जाएगा। इसीलिए OH देखिए यहाँ पर विपरीत दिशा में जुड़ता है, क्योंकि वो यक्स के बिना हटे ही दूसरे साइड से अटैक किया था। इस क्रिया में अगर आप ध्यान दीजिए तो यह क्रिया एक ही पद में पूर्ण हुई है, और अभिक्रियाओं के पहले पद में जितने अणु भाग लेते हैं, अभिक्रिया का वेग उन सभी अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है। अब यहाँ देखिए पहले पद में कौन कौन भाग लिया है। पहले पद में हमारा आधार अणु भी भाग लिया है और आक्रमणकारी दोनों भाग लिए हैं। तो अभिक्रिया का वेग दो अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करेगा, इसीलिए इसको हम SN2 अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ पर जो उत्पाद का हमारे विन्यास है वो कहीं ना कहीं क्रियाकारी के विन्यास का उल्टा मिला है। इसको सबसे पहले वाल्डेन नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, इसलिए इसको वाल्डेन प्रतिलोमन कहते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है जरिए बता देते हैं। यहाँ दिया वे नाभिक स्नेही यानी न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग दो अणुओं पर निर्भर करेगा, और वो दोनों अणु कौन थे आपको मालूम है। उस क्रियाविधि में एक अणु हमारा आधार अणु था, देखिए यहाँ लिखा है आधार अणु, और दूसरा हमारा ये नाभिक स्नेही था। तो दोनों पे निर्भर करता है, इसको SN2 अभिक्रिया कहते हैं। अब चूंकि दो अणुओं पर निर्भर करता है तो इन अभिक्रियाओं की कोटि 2 होगी, और इन अभिक्रियाओं में जो उत्पाद का विन्यास है वो आधार अणु के विन्यास के जैसा होता है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, वाल्डेन प्रतिलोमन कहते हैं। और जितने भी एल्किल हैलाइड होते हैं वो SN2 अभिक्रिया द्वारा ही नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, ठीक है। तो ये अभिक्रिया है, और इसकी क्रियाविधि जो मैंने आपको बताई थी कि कैसे OH विपरीत दिशा में लगा था, ये SN2 क्रियाविधि की हो गई। अब अगला दिया कि पराशर दाब क्या है, और साथ ही साथ पराशर विषण में हमको अंतर भी बताना होता है। तो देखिए पराशर दाब के लिए अगर आपने सोल्यूशन टॉपिक पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो इस चैनल में पूरे सोल्यूशन चैप्टर का आपको टॉपिक दिया गया है, आप जाके उसको देख सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि अगर मान लीजिए कि हम एक तरफ शुद्ध विलायक लेते हैं, ये मान लीजिए जल है, ये हमारा शुद्ध विलायक है, एक तरफ मैंने शुद्ध विलायक लिया है और बीच में मैंने लगा दिया अर्धपारगम्य झिल्ली, ये जो ग्रीन कलर से बना दे रहा हूँ ये अर्धपारगम्य झिल्ली है। और दूसरी तरफ मैंने लिया है विलयन, विलयन मतलब जैसे जल और चीनी का मिश्रण लिया है। तो होता ये है कि अगर हम यहाँ पर जल, एक तरफ जल है यानी शुद्ध विलायक है, और एक तरफ कौन है, विलयन है, इसका मैं नाम यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो देखिए ये हमारा हो गया विलायक, ठीक है, ये हमारा हो गया विलायक, और ये हमारा जो दूसरे साइड है ये हमारा क्या हो गया, विलयन हो गया। अगर हम इन दोनों को अर्धपारगम झिल्ली से अलग अलग रखेंगे तो विलायक के अणु हमेशा किधर भागते हैं, विलयन की ओर, अर्धपारगम झिल्ली द्वारा होकर के। इस क्रिया को पराशर कहते हैं। अगर आपको पराशर की क्रिया को रोकना है तो आपको करना क्या होगा, इस विलयन पर एक बाह्य दाब लगाना होगा, ठीक है। अब विलयन पे बाह्य दाब लगाएंगे कैसे, इसके लिए विलयन पे हम एक पिस्टन लगा के दाब लगाएंगे। अब जितना दाब हम लगा दें ताकि ये जो पराशर की क्रिया हो रही वो बंद हो जाए, यही बाह्य दाब ही हमारा पराशर दाब कहलाता है। तो पराशर दाब की दो परिभाषाएं हैं, जो आपको अच्छी लगें वो समझिए। पहला, विलयन पर लगाया गया वह न्यूनतम बाह्य दाब जिससे पराशर की क्रिया रुक जाती है, उसको हम पराशर दाब कहते हैं। या विलयन पर लगाया गया वह न्यूनतम बाह्य दाब जिससे विलयन का वाष्प दाब बढ़कर किसके बराबर हो जाता है, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, इसे हम पराशर दाब कहते हैं और प्रदर्शित करते हैं पाई से। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों परिभाषाओं को लिखा गया है, जो आपको आसान लगेगा वो परिभाषा आप लिख दीजिएगा। देखिए पहला लिखा है कि किसी विलयन को अगर हम अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक रखते हैं तो उसमें पराशर क्रिया को रोकने के लिए हम जितना दाब लगाते हैं वह उस विलयन का पराशर दाब कहलाते, इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। या वह न्यूनतम वाह्य दाब जिसको विलयन पर लगाने से विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उस विलयन का पराशर दाब कहलाता है, इसे हम पाई से प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रश्न में एक और भी था कि पराशर और विषण में आपको अंतर भी लिखना है। तो अंतर कैसे लिखेंगे, तो देखिए पराशर की परिभाषा तो आपको मालूम है कि इसमें जो विलायक के अणु होते हैं वो हमेशा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता जाते हैं। विषण क्या होता है, विषण का मतलब होता है जैसे आप बंद कमरे में अगर अगरबत्ती रख देते हैं या कपूर रख देते हैं तो इनकी स्मेल का फैल जाना, ये हमारा विषण क्रिया कहलाता है। तो आइए देखते हैं दोनों में अंतर क्या है। पहला अंतर, पराशर क्रिया के लिए अर्धपारगम झिल्ली का होना आवश्यक है, जो मैंने चित्र में बताया था। लेकिन विषण क्रिया के लिए आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको बंद कमरे में अगर अगरबत्ती को जलाना है या उसके धुएं का स्मेल को पूरे कमरे में फैलाना है तो उसके लिए अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। पराशर क्रिया में केवल विलायक के अणु गति करते हैं, ये सही है कि पराशर की क्रिया में केवल और केवल विलायक के अणु गति करते हैं। लेकिन विषण क्रिया में क्या होता है, दोनों के अणु गति करते हैं, यानी विलेय का भी अणु गति करता है और विलायक का भी अणु गति करता है। लेकिन खास ध्यान याद रखना है, विषण की क्रिया में जैसे मान लीजिए बंद कमरे में अगर आपने यहाँ पर कोई चीज़, मान लीजिए कोई परफ्यूम छिड़का है तो ये छोटी मात्रा में तो ये विलेय है, और कमरे में जो बची हुई हवा है जिसको हम अलग कलर से बना दे रहे हैं, मान लेते हैं ये गैस के अणु हैं। तो होता क्या है कि ये जो इत्र के अणु हैं यानी विलेय के अणु हैं
वो बाकी कमरे के खाली जगह की ओर भागेंगे, और साथ ही साथ ये जो हवा है यानी विलायक के अणु हैं जो ज़्यादा मात्रा में है, वो इत्र की ओर भागेंगे उसकी जगह को कवर करने। तो इसमें दोनों के अणु गति करते हैं। अंतर ये है, विलेय के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर भागते हैं, और विलायक के अणु जो होते हैं वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर भागते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि पराशर क्रिया में केवल विलायक के अणु गति करते हैं, जबकि विसरण क्रिया में विलेय भी गति करता है और विलायक भी। पराशर क्रिया में विलायक के कण कहाँ से कहाँ भागते हैं? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर भागते हैं, जबकि इस क्रिया में जो विलेय काणु होता है यानी जो इत्र काणु है वो अधिक सांद्रता वाला है, वो किधर भागेगा? कम सांद्रता की ओर, यानी कमरे के बाकी हिस्सों की ओर। जबकि जो हवा के अणु या विलायक के अणु हैं वो कम सांद्रता से कहाँ भागते हैं? इत्र की ओर, यानी अधिक सांद्रता की ओर। तो दोनों गति करते हैं। पराशर की क्रिया केवल द्रवों में होती है, जबकि विसरण की क्रिया द्रवों में भी हो सकती है और गैसों में भी हो सकती है। और लास्ट चीज़, अभी आपने पराशर दाब में पढ़ा था कि अगर हम विलयन पे दाब लगा दें तो पराशर की क्रिया को हम रोक सकते हैं, लेकिन विसरण की क्रिया को आप कभी भी रोक नहीं सकते हैं। तो यही हमारे अंतर हैं। एग्जाम्पल के साथ कहा था, तो देखिए एग्जाम्पल क्या है कि अगर हम किशमिश को पानी में रख देंगे तो वो फूल जाएगा, या अंगूर को अगर हम चीनी के गाढ़े घोल में रख देंगे तो ये सिकुड़ जाएगा। ये सब पराशर के एग्जाम्पल हैं। या अगर आपको विसरण का एग्जाम्पल रखना है तो पानी में 1-2 बूंद इंक की डाल दीजिए, या कमरे में अगरबत्ती या इत्र की खुशबू का फैल जाना, ये सब विसरण क्रिया के एग्जाम्पल होते हैं। अब यहाँ पर अगला दिया है फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को समझाना है कि फिनॉल की प्रकृति अम्लीय कैसी होती है। तो देखिए फिनॉल का अगर आप चित्र बनाएंगे तो इसमें जो OH समूह है उसमें ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणात्मक है, तो ये बॉन्ड जब खींचेगा तो O पे क्या आ जाएगा? माइनस, और H पे क्या आएगा? प्लस। चूँकि फिनॉल अपने OH समूह का हाइड्रोजन H प्लस के रूप में दे सकता है, इसका मतलब फिनॉल की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। ये स्टेटमेंट में भी देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि फिनॉल अपने हाइड्रोक्सी समूह का हाइड्रोजन परमाणु H प्लस यानी प्रोटॉन के रूप में मुक्त कर सकता है। तो फिनॉल की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। इसके साथ ही साथ अगर ये फिनॉल अम्ल है तो क्षारों से क्रिया जरूर करेगा। तो जब आप फिनॉल को क्षार से क्रिया कराएंगे, जो फिनॉल का H है वो क्षार के OH के साथ देखिए जल बना लेगा, और साथ ही साथ ये अन्य जाके वहाँ जुड़ जाएगा यानी लवण बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। इससे भी फिनॉल के अम्लीय होने की पुष्टि हो जाती है। अब अगला दिया है कि टॉलिन अपकर्मक क्या है, और एल्डिहाइडों की टॉलिन अपकर्मक के साथ जब क्रिया होती है तो उसका रासायनिक समीकरण लिखना है। तो सबसे पहले आप जान जाइए, अमोनिया का जो जलीय विलयन होता है, ये अमोनिया है और जल का सूत्र H2O होता है, उसको मैं AHOH करके लिख रहा हूँ। तो यहाँ देखिए अमोनिया को जब जल में घोलते हैं तो यहाँ बनता है NH4 और ये है OH, यानी अमोनिया के जलीय विलयन को NH4OH कहते हैं। अगर अमोनिया के जलीय विलयन में आपने सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 मिला दिया है तो यही आपका टॉलिन अपकर्मक है। तो देखिए सबसे पहले परिभाषा वही कहा गया है कि अमोनियाकृत मतलब अमोनिया का जो जलीय विलयन है, या अमोनियामय भी कह सकते हैं। अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को ही हम क्या कहते हैं? टॉलिन अपकर्मक कहते हैं। ठीक है। और टॉलिन अपकर्मक का प्रयोग केवल एल्डिहाइडों के परीक्षण में किया जाता है। ये करता क्या टॉलिन अपकर्मक? टॉलिन अपकर्मक एल्डिहाइडों को अम्ल में ऑक्सीकृत करता है और स्वयं रजत दर्पण में क्या हो जाता है? अपचयित हो जाता है। समीकरण कैसे होता है? तो देखिए सबसे पहले आप टॉलिन अपकर्मक को जानिए। यहाँ पर जो हमारा AgNO3 है, अभी मैंने बताया था ये अमोनिया का जलीय विलयन और ये है। तो इस क्रिया में होता क्या, चूँकि Ag पे प्लस है तो वो NH4 के OH से रिएक्शन करके बना लेता है सिल्वर हाइड्रोक्साइड, और ये NH4NO3 से रिएक्शन करके बना लेता है अमोनियम नाइट्रेट। जो हमारा AgOH बना है वो बहुत देर तक स्टेबल रहता नहीं है और वो जल्दी से जल का त्याग करता है। अब आप बताइए अगर AgOH जल का त्याग करेगा तो जल बनाने के लिए हमको 2 हाइड्रोजन चाहिए। यहाँ पर AgOH के सूत्र में एक ही हाइड्रोजन है, तो आगे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, और जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो आप ये समझ लीजिए AgOH के 2 अणु अगर मिलकर जल का त्याग करते हैं, यानी यहाँ से ये H2O निकाल देंगे, तो अब मेरे पास बच क्या जाएगा? अब मेरे पास बच जाएगा, ये देखिए Ag2O बच जाएगा। तो देखिए यहाँ पे Ag2O निकल गया है, और यही सिल्वर ऑक्साइड जब किसी एल्डिहाइड के पास पहुँचता है तो ये ऑक्सीजन देखिए, अगर CHO को ऑक्सीजन मिल जाए तो CHO में अगर एक ऑक्सीजन और आ जाएगा तो आप देखिए बन क्या जाएगा? आपके पास CH और O है, अगर एक ऑक्सीजन और मिल जाएगा तो देखिए COOH बन जाएगा। तो देखिए आपका CHO की जगह पे COOH बन जाएगा, और यहाँ पर जो दोनों सिल्वर हैं वो अलग हो जाएंगे रजत दर्पण बन के। इसको रजत दर्पण इसलिए कहते हैं क्योंकि यह चांदी उतनी शुद्ध होती है और ऐसे ही चमकती जैसे धूप में रखा हुआ दर्पण। ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप देख लेंगे। याद रखिएगा कि यह टॉलिन अपकर्मक केवल एल्डिहाइडों को ऑक्सीकृत करता है, कभी भी कीटोनों को ऑक्सीकृत नहीं करता है। अब अगला टॉपिक दिया कि प्रोटीन के विकृतीकरण को समझाइए। तो देखिए होता क्या है कि अगर हम किसी भी क्रिया द्वारा या घटना द्वारा प्रोटीन के जो भौतिक गुण होते हैं और जैविक गुण होते हैं उसमें बदलाव कर देते हैं तो यही प्रोटीन का विकृतीकरण है।
अब इसके लिए आपको उस प्रोटीन के विलयन में या तो अम्ल मिलाना होता है या तो क्षार मिलाना होता है, या कभी कभी प्रोटीन को गर्म भी आप कर देते हैं तो वह विकृत हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अंडे में जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है, अगर आप केवल इसको उबाल दीजिए तो देखिए वह अंडे का लिक्विड जम जाता है। यह एक घटना एग्जाम्पल है प्रोटीन विकृतीकरण का। या आप दूध को दही में बदल देंगे, ये भी घटना होती है प्रोटीन के विकृतीकरण की। तो देखिए इसमें लिखा है ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रोटीन के भौतिक गुणों के साथ साथ हम जैविक गुणों में परिवर्तन करते हैं, उसे प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। प्रोटीन के जलीय विलयन में चाहे अम्ल मिला दीजिए, क्षार मिला दीजिए या इसे गर्म कर दीजिए तो प्रोटीन अवक्षेपित हो जाता है। इसी अवक्षेपित प्रोटीन को विकृतीकृत प्रोटीन कहते हैं। जैसे अंडे को उबालने पर इसमें जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है उसका रेशेदार प्रोटीन में बदल जाना या दूध का दही में बदल जाना, ये सब घटनाएं होती हैं प्रोटीन के विकृतीकरण। प्रश्न पर वहाँ दिया है मोलल ऑनमन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए, और उसका एक न्यूमेरिकल भी दिया है। तो चलिए पहले मोलल ऑनमन स्थिरांक को परिभाषित करते हैं कैसे। इसके लिए आप कोई वाष्पशील विलायक का 1000 ग्राम लीजिएगा। मान लेते हैं यहाँ कोई वाष्पशील विलायक है जैसे जल या कोई भी और, उसका आप 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम लेंगे, और इसमें आप अवाष्पशील विलेय, कोई ऐसा विलेय लीजिएगा जो अवाष्पशील है, इसका 1 मोल घोल दीजिएगा। तो जब किसी वाष्पशील विलायक के 1000 ग्राम में अवाष्पशील विलेय का 1 मोल आप घोलोगे तो हिमांक में जो भी कमी होगी वही कहलाता है इसका मोलल ऑनमन स्थिरांक, और इसको हम KF से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले परिभाषा में इसी चीज़ का जिक्र किया गया है कि किसी भी वाष्पशील विलायक के 1000 ग्राम में अवाष्पशील विलेय का 1 मोल घोलने पर हिमांक में जो अनुमन होता है उसे उस विलायक का मोलल अनुमन स्थिरांक कहते हैं। इसे KF से प्रदर्शित करते हैं। और देखिए यहाँ पर इसका सूत्र भी दिया है। KF का ये सूत्र जो दिया है यहाँ पर, डेल्टा TF क्या है, डेल्टा TF है हिमांक में अनुमन, स्मॉल w विलेय का भार होता है, कैपिटल W विलाय का ग्राम में भार होता है, और यहाँ पे स्मॉल m विलेय का अणुभार है। KF का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक केल्विन मोलल इनवर्स या डिग्री सेंटीग्रेड मोलल इनवर्स या केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होता है। अब यहाँ पर एक दूसरा प्रश्न भी आपको दिया हुआ है, वो ये दिया है कि 25 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल कि 300 ग्राम बने जलीय विलयन के हिमांक की गणना करनी है, और यहाँ पे आपको जल का मोलल अनुमन स्थिरांक भी दिया और जल का हिमांक भी दिया है। तो देखिए जो चीज़ें दिया है पहले आप उसको समझिए। यहाँ पे 25 ग्राम आपको विलेय का दिया है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा स्मॉल w का मान। एथिलीन ग्लाइकॉल दिया है, तो एथिलीन ग्लाइकॉल का अगर हम अणुभार निकालें तो देखिए यहाँ 2 कार्बन है, एक कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, तो 2 कार्बन का हो जाएगा 24। 6 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, तो 6 हाइड्रोजन का परमाणु भार 6 होगा। और यहाँ 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है, 2 ऑक्सीजन है, तो कुल परमाणु भार 32 होगा। जब हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर कुल अणुभार आएगा 62। ये विलेय का अणुभार है इसीलिए इसको स्मॉल m से लिखेंगे। 300 ग्राम जल में बना है, यानी जल यानी विलायक का भार दिया तो ये कैपिटल W हो जाएगा। आपको इसके विलयन के हिमांक की गणना करनी है। विलयन के हिमांक को हम हमेशा TF से लिखते हैं, तो TF आपको निकालना है। जल का मोलल अवनमन स्थिरांक दिया है, ये मोलल अवनमन स्थिरांक को अभी मैंने बताया था, इसको हम लिखते हैं KF से, तो KF भी दिया है। और शुद्ध जल का हिमांक दिया हुआ है, शुद्ध जल के हिमांक को हम TF नॉट से लिखते हैं, तो यानी यहाँ पर ये TF नॉट का मान भी दिया है। अब अगर इतनी चीज़ें दिया है तो सबसे पहले चूंकि हमको KF का मान दिया है तो हम KF का सूत्र लगाएंगे। अब अगर आप इस सूत्र को ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको KF का मान पता है, स्मॉल m का मान अभी हमने निकाला था, ये देखिए। कैपिटल W का मान पता है, स्मॉल w का मान पता है, तो यहाँ से हम डेल्टा TF का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखने का तरीका आपको बताते हैं। यहाँ देखिए सारी चीज़ें वो लिखी हुई हैं कि सबसे पहले आपने यहाँ पे स्मॉल w ये अणुभार निकाल लिया, कैपिटल W का मान, KF का मान, और यहाँ पे विलयन का हिमांक जो TF है वो हमको निकालना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ KF का सूत्र अप्लाई किया है। KF का सूत्र अप्लाई करके देखिए यहाँ पे, अगर आप देखिए KF का सूत्र अप्लाई करके हमने डेल्टा TF का मान यहाँ से निकाला है। अब यहाँ पर बाकी वैल्यू आप रख दीजिएगा, तो यहाँ से डेल्टा TF का जो हमारा मान आता है वो आता है 2.52, यानी हिमांक में अनुमान 2.52 केल्विन का हुआ है। अब डेल्टा TF का एक और सूत्र होता है, जब आप इसकी थ्योरी पढ़े होंगे विलयन में, तो डेल्टा TF यानी हिमांक में अनुमान बराबर होता है शुद्ध विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक। अब डेल्टा TF का जो मान आया है वो आया है 2.52। TF नॉट का मान देखिए यहाँ पर दिया है 273.15 और माइनस यहाँ लिखेंगे TF। अब यहाँ से आप TF का मान इजीली निकाल सकते हैं, तो TF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, TF इज इक्वल टू हो जाएगा 273.15 और उसमें से माइनस कर देंगे 2.52, फिर जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आगे इस चीज़ को सॉल्व भी किया गया है कि डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट वैल्यू रखी गई है, और हमारा ये जो TF का मान आएगा यही हमारे विलयन का हिमांक हो जाएगा।
अगला दिया है कोलराउश के नियम का उल्लेख करना और उसके अनुप्रयोगों को बताना है। तो सबसे पहले देखिए कोलराउश के नियम के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी जो वैद्युत अपघट्य होता है, सपोज कीजिए अगर हमने वैद्युत अपघट्य लिया है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड लिया है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसका हम एक ऐसा विलयन बनाएंगे जिसकी तनुता अनंत हो। अनंत तनुता क्यों लेते हैं? अनंत तनुता का मतलब होता है आपने इतना ज़्यादा पानी मिला दिया है कि उस कैल्शियम क्लोराइड के जितने अणु थे वो अपने आयनों में क्या हो जाएं, वियोजित हो जाएं, यानी उसको जितना टूटना है वो टूट जाए, कोई भी अणु बचे नहीं। तो हम यहाँ कैल्शियम क्लोराइड लेंगे। अब इसको अनंत तनुता पर जब हम घोलेंगे तो इसमें जो आयन उत्पन्न होंगे वो होगा कैल्शियम क्लोराइड और यहाँ पर होगा Cl- 2 बार मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो Cl आपको मिला है, तो कोलाउस का ये कहना है कि किसी भी वैद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होती है वो उसके आयनों की चालकता के योगफल के बराबर होती है। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, कैल्शियम क्लोराइड की मोलर चालकता के लिए लिखेंगे लेमडा एम, और चूंकि आपने अनंत तंता पर लिया तो यहाँ इनफाइनाइट का सिंबल लगाएंगे और यहाँ पर हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। यानी कैल्शियम क्लोराइड की जो मोलर चालकता है निकालने के लिए पहला आयन कौन मिला, कैल्शियम, तो आयनों के लिए हम ये वाला लेमडा यूज़ करेंगे। अनंत तंता पर किसकी चालकता निकालेंगे, कैल्शियम की, और दूसरा आयन आपको Cl मिला है तो यहाँ हम लिखेंगे कि लेमडा एम इनफाइनाइट Cl-, और चूंकि Cl 2 बार मिला तो यहाँ 2 का गुणा करेंगे। आप यहाँ पर भी चूंकि मोलर चालकता निकालना है तो यहाँ भी लेमडा के आगे ही हम बढ़ा लेंगे। तो कोलाउस के नियम में इसी चीज़ को कहा गया है कि जब आप अनंत तंता पर किसी भी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता निकालते हैं तो उसके धनायनों और ऋणायनों की मोलर चालकता का आपको क्या करना होता है, योगफल करना होता है। फिर वही चीज़ जो मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम क्लोराइड का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो यहाँ पर जो मोलर चालकता आएगी वो आपका आएगा लेमडा एम इनफाइनाइट इज इक्वल टू लेमडा एम कैल्शियम आयन, और आपको क्लोराइड आयन की मोलर चालकता जोड़नी है। यहाँ खास ध्यान ये रखना है, पूरे पदार्थ के लिए जो लेमडा यूज़ करते हैं वो उल्टा वी बनाते हैं और यहाँ एम लिखते हैं, लेकिन जो आयन ये यूज़ करते हैं जैसे कैल्शियम आयन है तो आयनों के लिए हम ये वाला लेमडा का यूज़ करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद कोलराउस नियम के अनुप्रयोग क्या है, तो कोलराउस के नियम से हम दुर्बल वैद्युत अपघट्य जो कि कभी पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, हम उनकी मोलर चालकता निकाल सकते हैं। मोलर चालकता निकलेगी तो उनके आयनन की मात्रा और आयनन स्थिरांक को भी हम ज्ञात कर सकते हैं। चूंकि यह प्रश्न केवल 2 नंबर में पूछा है इसलिए इसको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करना होता है। अब अगला दिया है कि किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता को परिभाषित करना है। तो देखिए अगर आपको किसी भी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता निकालनी है तो आप क्या करेंगे, किसी भी विलयन का या विलयन का एक निश्चित आयतन लीजिए और उसमें वैद्युत अपघट्य, कोई भी वैद्युत अपघट्य जो हो, जैसे मान लो NaCl है, आप इसका 1 मोल घोल दीजिए। अब इस वैद्युत अपघट्य के 1 मोल द्वारा जितने भी आयन उत्पन्न होंगे उन सारे आयनों की चालकता को आप जोड़ लीजिए, वही इस वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता कहलाएगी। तो देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट में भी दिया गया है कि एक विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित किसी भी वैद्युत अपघट्य के 1 मोल, क्योंकि हम मोलर कहा है तो 1 मोल का जिक्र जरूर करेंगे, 1 मोल द्वारा उत्पन्न आयनों की जितनी भी चालकता शक्ति होती है वही उस वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता कहलाती है। इसे लेमडा एम से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक याद रखिएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या ओम इनवर्स की जगह पे आप सीमेंस का भी यूज़ कर सकते हैं, तो सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया अपक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर बताना है। साथ ही आपको ये भी सिद्ध करना है कि प्रथम कोटि की अपक्रिया के 3/4 भाग में जो समय लगता है वो अर्धायु का 2 गुना होता है। तो चलिए पहले इसके पहले खंड को सॉल्व करते हैं, आणविकता और कोटि में क्या अंतर है। देखिए यहाँ पे कॉलम वाइज आपको समझाया गया है। आणविकता क्या होती है, किसी भी अपक्रिया में जितने अणु भाग लेते हैं वही उसकी आणविकता कहलाती है। देखिए यहाँ पे किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारी के अणुओं की संख्या को उस अपक्रिया की आणविकता कहते हैं। जैसे किसी अपक्रिया में अगर 2 ही अणु भाग ले रहे हैं तो उस अपक्रिया की आणविकता 2 होगी। लेकिन अपक्रिया की कोटि क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि का मतलब होता है कि उस अभिक्रिया का वेग कितने क्रियाकारी अणुओं की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। जैसे आपने किसी अभिक्रिया में 2 क्रियाकारी अणु लिए थे और अभिक्रिया का वेग केवल एक ही क्रियाकारी अणु की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है तो उसकी कोटि 1 होगी। दोनों पे निर्भर कर रहा तो कोटि 2 होगी, और किसी पर निर्भर नहीं कर रहा तो कोटि क्या होगी, 0 होगी। तो देखिए यहाँ परिभाषा में लिखा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारी अणुओं की संख्या जिन पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है उस अभिक्रिया की कोटि कहलाते हैं। आणविकता का निर्धारण किससे करते हैं, ये तो आप गणना कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई अपक्रिया A+B हो रही है और यहाँ पर हमारा उत्पाद बन गया है, तो यहाँ देखिए 2 अणु भाग लिए हैं तो हम गणना कर लेंगे कि भाई यहाँ 2 अणु हैं तो आणविकता 2 होगी। लेकिन कोटि का निर्धारण प्रयोग द्वारा किया जाता है। क्यों, आपको ये पता कैसे चलेगा कि अपक्रिया का वेग कितने अणु पर निर्भर कर रहा है, इसके लिए आपको प्रयोग करना पड़ता है। तीसरी चीज़, आणविकता का मान कभी 0 नहीं होगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी ऐसी अपक्रिया नहीं होगी जहाँ पे क्रियाकारी का अणु भाग ना ले।
तो यहाँ पे आणविकता का मान कभी शून्य नहीं होता है, लेकिन कोटि का मान जो है वो आपका शून्य हो सकता है। चौथी चीज़ ये है, आणविकता उसकी कोटि से ज़्यादा हो सकती है। कैसे? ये देखिए, मान लीजिए हम यही अभिक्रिया ले रहे हैं A+B और यहाँ से हमने बना दिया प्रोडक्ट। अब यहाँ पर देखिए कुल 2 अणु भाग ले रहे हैं तो इसकी आणविकता 2 होगी, लेकिन कोटि में क्या हो सकता है? कोटि में ये हो सकता है कि अभिक्रिया का वेग केवल एक ही सांद्रता पे निर्भर करे तो इसकी कोटि 1 होगी। हो सकता है A और B दोनों की सांद्रता पे निर्भर करे तो 2 होगी, या दोनों की सांद्रता पे निर्भर ना करे तो 0 होगी। तो यहाँ देखिए जो आणविकता का मान 2 है तो कोटि का मान 2 भी हो सकता है, और अगर 2 को ना थोड़ी देर ध्यान दें तो देखिए आणविकता का मान 0 से भी ज़्यादा है, आणविकता का मान 1 से भी ज़्यादा है। इसका मतलब आणविकता कहीं न कहीं कोटि से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कोटि किसी भी दशा में आणविकता से ज़्यादा नहीं होगी, केवल उसके बराबर हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे इस पॉइंट को भी बताया गया कि किसी भी अपक्रिया की आणविकता उसकी कोटि से अधिक हो सकती है, लेकिन किसी भी अपक्रिया की कोटि उसकी आणविकता से अधिक नहीं हो सकती है। बराबर हो सकती है, लेकिन कोटि कभी भी आणविकता को पार नहीं करेगी। और लास्ट चीज़, आणविकता का मान सदैव पूर्णांक संख्या होता है, जबकि कोटि का मान पूर्णांक संख्या या भिन्नात्मक कुछ भी हो सकता है। अब आते हैं हम अब अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा क्वेश्चन था कि 3/4 पूर्ण होने में जो समय लगेगा वो अर्धायु का दोगुना ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमने स्टेटमेंट में मान लिया है कि मान लेते हैं अपक्रिया के 3/4 पूर्ण होने में जो समय लगेगा वो T3/4 है। T3/4 मतलब वह समय जो 3/4 पूरा होने में लगेगा, और अपक्रिया की अर्धायु T½ है। अब चूंकि यहाँ पे प्रथम कोट की अपक्रिया में आपको क्रियाकारी की सांद्रता नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम मान लेंगे मानक क्रियाकारी की सांद्रता y है, और क्रियाकारी की प्रारंभिक सांद्रता के लिए जो सिंबल हम यूज़ करते हैं वो A है। तो हमको A का वैल्यू पता है। अब आप बताइए, अगर अपक्रिया 3/4 पूर्ण हो चुकी तो बची कितनी है? 1/4। अगर 1/4 अपक्रिया बची है तो यानी क्रियाकारी की जो बची सांद्रता A-x होगा वो प्रारंभिक सांद्रता यानी y का 1/4 ही बचेगा। तो देखिए यहाँ पर हमने y का 1/4 कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद समय जो हमने माना है t बराबर 3/4 करके माना है। अब आप प्रथम कोट की अपक्रिया का सूत्र लगाएंगे, तो इस सूत्र में आपको मालूम है कि यहाँ पर a का मान कितना रखना है? a का मान रखना है y, और A-x की जगह पे क्या रखेंगे? y/4 रखेंगे, और t की जगह पे हम T3/4 लिख देंगे। तो देखिए y कट जाएगा और ये log के पास 4 चला जाएगा। तो जब आप ये वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर देखिए जब हमने वैल्यू रखा तो वैल्यू रखने पर ये y कैंसिल हो गया, ये 4 ऊपर चला जाएगा, log 4 को आप चाहेंगे तो 4 को 2 का वर्ग कर सकते हैं, यानी 2 आगे आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2 log 2, और log 2 का मान देखिए होता है 3010, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारा समीकरण 1 बन गया। यहाँ से हम अपक्रिया का वेग स्थिरांक निकाल लिए हैं, यानी k का मान निकाल लिए हैं। अब इसके बाद प्रथम कोट की अपक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए और अर्धायु काल में जो संबंध होता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो k बराबर होता है 0.693 डिवाइडेड बाई T½ इसको आप समीकरण 2 मानेंगे। अब समीकरण 1 और 2 से देखें तो इनका बायां पक्ष बराबर है, तो इसका मतलब इनका जो दायां पक्ष है ये और ये भी क्या होगा? बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर हम समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे? दोनों का बायां पक्ष क्या कर दिया हमने? बराबर कर दिया है। और बराबर करने के बाद यहाँ पे T3/4 करके अगर आप करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, मान लेते हैं हम T3/4 को अगर उधर भेजते हैं तो यहाँ पर 0.693 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, पूरा भाग दीजिएगा, तो भाग देने के बाद T3/4 अपॉन T½ इज इक्वल टू 2 आएगा, और 2 अगर T½ को यहाँ पे करेंगे तो यानी 3/4 में जो समय लगा वो अर्धायु काल का दुगना है, ये सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। अब अगला दिया कि लैंथेनाइट संकुचन को कारण सहित स्पष्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले लैंथेनाइट संकुचन होता क्या है? ये एफ ब्लॉक में होता है, जहाँ पे 4f श्रेणी में हमारे पास जो तत्व होते हैं वो सीरियम से लेकर के क्या होते हैं? ल्यूटेशियम तक के तत्व होते हैं। तो अगर हम 4f श्रेणी में जो तत्व होते हैं, जिसको हम लैंथेनाइट श्रेणी भी कहते हैं, इसमें जब हम सीरियम से ल्यूटेशियम की ओर जाते हैं तो लगातार परमाणुओं और आयनों का आकार धीरे धीरे ऐसे घटता चला जाता है, ऐसे घटता चला जाएगा, और इसी संकुचन को हम लैंथेनाइट संकुचन कहते हैं, क्योंकि यह संकुचन लैंथेनाइट श्रेणी में होता है। तो सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है कि लैंथेनाइट श्रेणी में जब आप सीरियम से ल्यूटेशियम की ओर जाएंगे तो इनके परमाणुओं और आयनों की त्रिज्याएं लगभग नियमित रूप से क्या होंगी? घटेंगी, और इसी घटने को हम कहते हैं लैंथेनाइट संकुचन। अब आपको कारण भी बताना है कि कारण ऐसा क्या हुआ। तो देखिए जब आप सीरियम से ल्यूटेशियम की ओर जाएंगे तो सीरियम का यहाँ पर परमाणु क्रमांक होता है 58 और यहाँ पर होता है 71। इसका मतलब जब आप सीरियम से ल्यूटेशियम की ओर जाएंगे तो वहाँ पर परमाणु क्रमांक बढ़ेगा। अगर परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या, और यही बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ जेड परमाणु क्रमांक है, अगर परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा और प्रोटॉन भी बढ़ेगा। चूंकि प्रोटॉन नाभिक में होता है, तो यानी अगर मैं चित्र के जरिए बताऊं तो मान लीजिए ये किसी परमाणु का नाभिक है और यहाँ पर ये कोश है जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं।
अब जैसे जैसे आप सीरियम से ल्यूटेशियम की ओर जाएंगे, प्रोटॉन यानी नाभिक की ताकत बढ़ रही है, देखिए खूब बढ़ रही है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जा कहाँ रहे हैं, क्योंकि ये 4f श्रेणी है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जा कहाँ रहे हैं, वो 4f में जा रहे हैं, 4f कोश उपकोश में जा रहे हैं। ठीक है। अब होगा क्या कि जो 4f के इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनका आवरणीय प्रभाव एकदम खराब होता है। आवरणीय प्रभाव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन हमेशा दूसरे इलेक्ट्रॉन को नाभिक के आकर्षण से बचाना चाहता है, लेकिन 4f का आवरणीय प्रभाव इतना खराब होता है कि 4f का एक इलेक्ट्रॉन 4f के दूसरे इलेक्ट्रॉन को नहीं बचा पाता। इसका आवरणीय प्रभाव एकदम खराब होता है। नतीजा क्या होता है कि नाभिक की ताकत बढ़ गई है, तो नाभिक वाह्यतम कोष में, मान लेते हैं यहाँ वाह्यतम कोष का जो इलेक्ट्रॉन है, इसको खींचने के लिए आकर्षण बल लगाएगा। क्योंकि 4f का इलेक्ट्रॉन आवरणीय प्रभाव बहुत अच्छा नहीं है, तो नाभिक का आकर्षण वाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा पहुंचेगा और यह कोष नाभिक की ओर खींच जाएगा। और नाभिक की ओर कोष खींचने का मतलब है आकार सिकुड़ जाएगा, और इसी के कारण लैंथेनाइड संकुचन होगा। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि जब हम लैंथेनाइड श्रेणी में सीरियम से ल्यूटेशियम की ओर जाते हैं, तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ नाभिक का आवेश यानी प्रोटॉन बढ़ता है, और साथ ही साथ हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 4f उपकोष में प्रवेश करता है। चूंकि एक 4f का इलेक्ट्रॉन दूसरे 4f के इलेक्ट्रॉन को नहीं बचा पाता, क्योंकि उसका आवरणीय प्रभाव बहुत ही खराब होता है, जिसके चलते वाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बहुत ज़्यादा लगता है, और नाभिक वाह्यतम कोष का जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक की ओर चला आएगा। यानी यहाँ पर परमाणु और आणविक की त्रिज्याएं लगातार क्या होंगी, घटेंगी, और लैंथेनाइड संकुचन हो जाएगा। आते हैं हम अगले टॉपिक पे। यहाँ दिया है Zn डबल प्लस लवण सफ़ेद क्यों होते हैं, जबकि कॉपर डबल प्लस लवण नीले रंग के क्यों होते हैं, ये आपको समझाना है। तो देखिए इसका सिंपल सा रीजन है। सबसे पहले आप जिंक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अगर आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर जिंक परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में यहाँ देखिए 4s2 3d10 आया है। जब आप Zn पे डबल प्लस लाएंगे यानी 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन 4s से चले जाएंगे, तो 4s से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो केवल अब बचेगा 3d10। अब 3d10 का मतलब यहाँ पे डी उपकोष पूर्ण रूप से भर गया। अगर हम डी उपकोष की बात करें, डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं। अगर आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 इलेक्ट्रॉन को हम दूसरे कलर से दिखा देते हैं। मान लेते हैं ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पाँचवां, फिर छठा इलेक्ट्रॉन, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। तो अगर आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे डी उपकोष पूर्ण रूप से भरा, आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, और जब तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा तब तक इसमें रंग नहीं आएगा। तो Zn डबल प्लस सफ़ेद क्यों होता है, क्योंकि इसमें डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं वहीं पे कॉपर की, तो कॉपर का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नॉर्मल उसके परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, तो देखिए कॉपर का होता क्या है, 4s1 3d10 होता है। अब अगर कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन s से निकलेगा और एक इलेक्ट्रॉन d से भी निकलेगा। तो d में 10 इलेक्ट्रॉन की जगह कितना बचेगा, 9। ये देखिए 3d9 हो गया। अब अगर मैं 3d9 का चित्र बनाता हूँ, तो आप देखिए यहाँ 3d9 का मतलब है डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं। अगर मैं यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन भरूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो भी देखिए यहाँ पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर है तो वहाँ पर उस आयन में रंग जरूर आएगा। तो इसी वजह से 3d9 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। इस वजह से कॉपर में रंग आता है, और कॉपर डबल प्लस का रंग नीला होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको इस पेपर में अभी तक जो क्वेश्चन बताए गए हैं वो समझ में आ गए हैं, और इस पेपर का दूसरा पार्ट बहुत ही जल्दी आपके पास पहुँचेगा। तब तक के लिए आप बोर्ड परीक्षा की तैयारियों में लगे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।